नाम है बेटा इसका गे-लुजैक लॉ। आपको पता है हम सभी जो लॉज होते हैं इनकी स्टार्टिंग कहां से करते हैं, साथ साथ आप नोट करते चले जाना, बिल्कुल पूरा लिखवाएंगे इसको। दिस लॉ was given by जोसेफ गे-लुजैक, ये साइंटिस्ट का नेम है, इसने इसको दिया था इसलिए इसका नाम हो गया गे-लुजैक लॉ, इसका नाम हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर of a given mass of a gas is directly proportional to टेम्परेचर केल्विन, यानी कि टेम्परेचर इन केल्विन। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी बेटा यहां तक। जब इसको मैथमेटिकल के बारे में बात करेंगे तो मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, डेफिनेशन को पढ़ते हैं दोबारा से। जो प्रेशर होता है बेटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टी के। इसको आप हटा दो तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, K डॉट T आ जाएगा, यानी कि K यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप इस T को बेटा यहाँ पे नीचे साइड ले आओ, P बाई T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K आ जाएगा। ये आपके पास में आ जाएगा बेटा इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद में मान के चले, नीचे विजिबल है ना बेटा, यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है नीचे, यहाँ पे मान के चले बेटा हमने इसमें देख लिया लेट P1, P2 be the initial and final pressure of the gas molecule and T1 and T2 is the initial and final temperature। और ये सारी चीजें जो होती है बेटा लास्ट में यहां पे भी आप इसमें ऐड कर लेना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैंने आपको जो छोटी सी जो ट्रिक थी मैंने आपको पहले लिखवा दी थी ना, वो चारों डोज के रिगार्डिंग किस किस को कांस्टेंट रखेंगे, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा बेटा। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था पीवीटी होता है हमारे पास, फर्स्ट लॉ में इसके बारे में बात करेंगे, सेकंड लॉ में इसके बारे में बात करेंगे, थर्ड लॉ में फर्स्ट और थर्ड के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है अपने पास में जो वी है, वी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसमें इक्वेशन को कैसे डिराइव कर सकते हैं, जिस इक्वेशन के ऊपर हमारे पास न्यूमेरिकल बनने हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, P1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, P2 डिवाइड बाई T2। और ये हमेशा किसके इक्वल टू रहेगा, एक कांस्टेंट के इक्वल टू रहेगा। और ये आपके पास में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी, जो आप न्यूमेरिकल्स के लिए इसको यूज करेंगे बेटा। तो इसमें हमने यहाँ पे अभी इसमें दो चीजों के बारे में डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट एक बार इसको रिवाइज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, कोई भी गैस है उसका गिवन मास हमारे पास में है, उसका जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करेगा या उसका प्रेशर डिक्रीज करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है, किस बात पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर। और टेम्परेचर का स्केल कौन सा लेना है, हमें केल्विन स्केल लेना है, जिसके बारे में हमने चार्ल्स लॉ में आपको बताया था सेकंड फॉर्म में, -273, जहां पे वॉल्यूम ऑफ गैस अगर वो आइडियल कंडीशन को शो करती है तो उसमें 0 होता है,
ठीक है, इसका मतलब प्रेशर अपने पास में है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके टेम्परेचर पे। अगर हमने किसी भी गैस का गिवन मास है उसका टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज कर दिया तो उसका प्रेशर भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर हमने उसका टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो उसका टेम्परेचर, उसका जो प्रेशर होता है बेटा, प्रेशर भी क्या होगा, उसका डिक्रीज होगा। इसका रियल लाइफ के मैंने आपको बताया था एग्जांपल के लिए, गर्मी के दिनों में हमारी गाड़ी का, बाइक का, कार का, बस का, ट्रक का टायर जो होता है गर्मी के दिनों में क्या होगा। अब देखो मान के चलो ये हमारे पास में टायर है, कौन सा टायर है वो देख लेना भाई, C8 वाला है कि MRF वाला है, जो भी है टायर होता है, उसके अंदर जो एयर जो प्रेजेंट है, अब उसका वॉल्यूम, अब ये तो है नहीं कि गर्मी के दिनों में आएंगे तो भाई हमारे पास में जो गाड़ी उसमें इतना बड़ा वाला ट्रैक्टर वाला टायर उसमें फिट कर देंगे, नहीं ना। उसका जो वॉल्यूम है वो तो वॉल्यूम तो क्या रहेगा, उसका फिक्स ही रहेगा, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे सर्दी के दिन हो। ऐसा तो कोई नहीं है तो कहेंगे ना जी सर्दियों वाले अलग है जी हमारे पास और गर्मी वाले अलग है, ऐसा कोई नहीं है ना। इसका मतलब पूरे जो सीजन में है उसका जो टायर है उसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना हमें। इसका मतलब उसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या है भाई, कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम बिल्कुल कांस्टेंट है। अब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे गर्मी के दिन आते हैं टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर अपने पास यहाँ पे नॉर्मल में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है टेम्परेचर इसका। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके जो टायर है, टायर के अंदर क्या प्रेजेंट है, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसका मतलब गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, और ये गैस के मॉलिक्यूल उस टायर के बाहर का जो सरफेस है उस पे क्या लगाएंगे, ये चारों तरफ चार डायरेक्शन में प्रेशर लगाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ गया उसका तो जो बेटा उसका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। पहले जो सारे के सारे मिलके मान के चलो बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में प्रेशर लगा रहे थे, अब वो सारे कोशिश करेंगे, गर्मी होगी बाहर निकलो, गर्मी होगी बाहर निकलो भाई, यहाँ से सारे मिलके कोशिश करेंगे उस टायर में से बाहर जाने के लिए। कौन है, गैस के मॉलिक्यूल। और जब इतने सारे गैस के मॉलिक्यूल मिलके प्रेशर लगाएंगे चार डायरेक्शन में तो टायर जो है इवन ब्रस्ट, टायर क्या हो सकता है, फट भी सकता है। इसलिए जो टायर, चलती हुई गाड़ियों के जो टायर है, बहुत बार ऐसा देखा होगा आपने, जब गाड़ी बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसके टायर फट जाते हैं। उसका क्या रीजन है, उसका ये रीजन है, जैसे जैसे रोड के साथ चलती फ्रिक्शन बढ़ते हैं हम लोग, फ्रिक्शन जनरेट होता है, फ्रिक्शन की वजह से उसका जो टेम्परेचर वो हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जो रबर होता है उसको सहन नहीं कर पाता, और जो प्रेशर है इतना सारा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा कि जो टायर है सारा क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी। तो उस टायर का वॉल्यूम तो फिक्स है ना, तो किस लॉ को फॉलो करता है वो, गेल-लीजेंड लॉ को फॉलो करता है कि उसका कांस्टेंट तो वॉल्यूम है, लेकिन गर्मी के दिन आते हैं टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो टायर भी फट सकता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, दोनों हो जाएंगे। तो हमने इसकी डेफिनेशन को कर लिया बेटा, उसके बाद इसका मैथमेटिकल जो डेरिवेशन उसको हमने कर लिया। इसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा, इसका ग्राफ करते हैं इसको। यहां तक किसी को भी पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं आगे चले, चलो। जब इसका ग्राफ बनाएंगे, फर्स्ट ग्राफ हमारे पास में है बेटा, यहां तक इसमें है, हमने ले लिया एक्स एक्सिस में ले लिया हमने टेम्परेचर, हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। ऊपर हमने वाई एक्सिस में क्या ले लिया, प्रेशर किस में लेना है बेटा, इसमें बार में। उसके बाद में आप बताएं आप लोग, जब प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली हैं तो डायरेक्टली में मैंने बता रखा आपको ग्राफ कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, जब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके पास में प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर इस साइड इंक्रीज होगा, प्रेशर आपके पास में इस साइड इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, जिसमें जो ओरिजिन है, ओरिजिन से पास होती हुई हमारे पास में क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे इसमें एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी बेटा। और इस लाइन के ऊपर अगर मान कर चलो कोई आपसे थोड़ा पूछता है डीपली, बताओ रे भाई यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, या यहाँ पे इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो बिल्कुल स्ट्रिक्ट हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, इस लाइन के ऊपर से आप कहीं पे ले लो, वहां पे देख लो, इस लाइन के ऊपर वॉल्यूम हमेशा क्या मिलेगा आपको, कांस्टेंट मिलेगा। और जिस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस प्रोसेस का नाम क्या होगा, क्या होगा भाई, आइसोकोरिक। क्या आ जाएगा, आइसोकोरिक। कुछ हमारे पास में ये वर्डिंग होती है,
मैंने फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल बोयल्स लॉ में, उसके बाद में मैंने आपको बताया आइसोबार, उसके बाद मैंने आपको बताया आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, बैरिंग नहीं है, बैरिक है। आइसोथर्मल मींस क्या आ जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोबार मींस बार की स्पीड होती है प्रेशर की, प्रेशर कांस्टेंट। और आइसोकोरिक हमने अभी देखा, इसमें क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये तीनों प्रोसेस के नेम है, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक और आइसोकोरिक। तो गैलिलियो लॉ में जो हमारे पास में जो स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रत्येक यहाँ से लेके और यहाँ तक बिल्कुल लास्ट फाइनल तक जो वॉल्यूम रहेगा, बिल्कुल क्या रहेगा, वॉल्यूम वो कांस्टेंट रहेगा। सिर्फ वेरी क्या करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करेंगे। टेम्परेचर लेंगे केल्विन में, प्रेशर लेंगे बार में, लास्ट से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए इस लाइन को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। हो जाएगा, यहां तक कर लेंगे भाई। ये अपने पास में ग्राफ आता है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, हो जाएगा। नोट कर लिया सभी ने। This law was given by एमेडियो एवोगैड्रो, साइंटिस्ट का नेम है, इसने डिस्कवर किया था इसलिए इसका नाम हो गया एवोगैड्रो, GAD। According to this law, equal volumes of all the gases under similar condition of temperature and pressure contains equal number of molecules। Mathematically, V is directly proportional to N, जहां पे N क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और V is directly proportional to स्मॉल n, जहां पे स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। और हमें ये पता है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है, n की जो वैल्यू है, ये n की वैल्यू हमारे पास में क्या आती है, स्मॉल m बाई कैपिटल M, जहां पे स्मॉल m क्या होता है, मास ऑफ गैस, एंड कैपिटल M क्या होता है उसका, मोलर मास ऑफ गैस। मोलर मास ऑफ गैस, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में हम लोग पुटअप कर रहे हैं भाई यहां से इसमें। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। अब इसको हटा देते हैं तो V इज इक्वल टू क्या बनता है, K इंटू में स्मॉल m डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, कैपिटल M। लास्ट में विजिबल है भाई, यस कि नो, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैपिटल M है, हम इसको कैपिटल M की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। तो कैपिटल M को कहाँ लेंगे, ऊपर, नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा, K इंटू में स्मॉल m डिवाइड बाई V।
और अगर आप यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसका मतलब क्या होता है भाई, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, और ये किसके इक्वल टू आता है भाई, यहाँ से डेंसिटी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सा इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में k डॉट d, m इज इक्वल टू में k d, ये अपने पास में आ जाएगा। जहाँ पे जो d होती है भाई, ये d अपने पास में क्या होता है, यहाँ पे इसमें डेंसिटी, k क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, और अपने पास में m क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ दैट गैस, उस गैस का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, अगर सभी ने नोट कर लिया हो तो इसको फिर बताएं, समझाएं इसको किस प्रकार से होता है। ये एवोगैड्रोस लॉ गिवन बाय एमेडियो एवोगैड्रो, इसने क्या बताया, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। मान के चलो हमारे पास में 2 गैसेस हैं, एक हमारे पास में है O2, एक हमारे पास में है H2, और दोनों का जो वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम क्या है, इक्वल वॉल्यूम है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया 10 लीटर इसका है और 10 लीटर ही इसका है। 10 लीटर के कंटेनर के अंदर हमने डाल रखी है O2 को और हमने डाल रखा है H2 को। उसके बाद में अंडर द सिमिलर कंडीशन, दोनों के ऊपर हमने जो कंडीशन लगाई है, किसकी कंडीशन, प्रेशर की और टेम्परेचर की, वो दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है दोनों केसेस में। उसके बाद में कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसने बता दिया कि ये मस्ट भी प्रेजेंट होगा, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट मिलेंगे, हमें H2 के प्रेजेंट मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो आपके पास में जो होल है, इस होल की जो डेंसिटी है टोटल अपने पास में ये 500 है भाई, 500 डेसीमीटर क्यूब। और इस होल के अंदर जो गैसेज है, पता है हमें होल के अंदर गैसेज कौन कौन सी है, O2 भी है, H2 भी है, CO2 भी है, CO भी है, ये सारे गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। हमने सब कुछ बाहर से क्लोज कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन को कांस्टेंट कर दिया, तो इस होल में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, H2 के मिलेंगे। ध्यान रखें इस चीज में। अगर मान के चलो 100 मॉलिक्यूल्स O2 के हैं तो 100 ही मॉलिक्यूल्स किसके मिलेंगे, H2 के मिलेंगे। कोई कहे सर हमने विंडो को ओपन कर दिया, फिर नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि विंडो को ओपन करने के बाद में क्या कर दिया हमने, जो टेम्परेचर प्रेशर है उसको हमने मेंटेन नहीं किया है, उसको कांस्टेंट नहीं किया है। उस केस में आपके पास में एवोगैड्रो लॉ वहां पे इसमें लागू नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से डिफाइन करने के लिए आप सभी को पता है, मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा होगा। तो 1 मोल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 6.022 10⁻23। अगर O2 की बात करेंगे तो O2 के मॉलिक्यूल हो जाएंगे, अगर H2 की बात करेंगे तो H2 के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। वो कितने में होते हैं, वो 1 मोल में होते हैं। कितने मोल्स में होते हैं, वो 1 मोल में होते हैं। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स, एटम्स है तो एटम्स। ठीक है, तो एवोगैड्रो ने क्या बताया, अगर हमने एक बंद कमरे में अंदर हमने O2 गैस को छोड़ दिया, H2 गैस को छोड़ दिया, प्रेशर की और टेम्परेचर की कंडीशन को सेम रखा, कांस्टेंट रखा, तो हमेशा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उनका वॉल्यूम इक्वल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या मिलेगा भाई, इसमें इक्वल होगा। इनकी जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स O2 के मिलेंगे उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2 के मिलेंगे। और ये बात हो जाएगा यहाँ तक। मैथमेटिकल हमने कैसे डिराइव किया इसको भाई, जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई किसके, N के। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकंड क्या मान लिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैस के अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता है, किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स ही बढ़ते हैं। दोनों क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। ओ भैया कहाँ सो रहे हो यार, कॉल कर रहे हो। अब जो n की वैल्यू है भाई, n की वैल्यू का मतलब क्या है, स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्मॉल m का मीनिंग क्या है, स्मॉल m का मीनिंग है मास ऑफ ए गैस।
और जो कैपिटल एम इसका मीनिंग क्या होता है भाई, मोलर मास ऑफ ए गैस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया 4 ग्राम ऑफ मीथेन, किसका बता दिया भाई, 4 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे आपको बताना है, बताओ रे एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे इसमें 4 ग्राम ऑफ मीथेन में, ठीक है, कितने आ जाएंगे मैं बता रहा हूँ, कितना कष्ट लेने के लिए टीचर है वो। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स में भाई, स्मॉल m डिवाइड बाय क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल M आ जाएगा। स्मॉल m क्या बताया था, मास ऑफ गैस, कितना मास डिसॉल्व कर रहे हैं मीथेन गैस का, 4 ग्राम, 4 ग्राम कर रहे हैं, डिवाइड बाय मोलर मास, मीथेन का मोलर मास CH4 होता है, हाँ भाई CH4 होता है, कार्बन का कितना आ जाएगा 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 4 का 4, टोटल कितना हो गया इसमें 16, तो कितना आ गया भाई 1/4 मोलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया इसमें 1/4। और ये बात समझ में भाई, टोटल अरे इसमें है भी ऐसा, 16 को डिवाइड कर दो 4 से कितना आ जाएगा 4 पार्ट आ जाएगा, 1/4 पार्ट आ जाएगा। तो ये मैंने आपको n की वैल्यू निकालने के लिए बताया भाई यहाँ पे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और ये बात समझ में, तो n की वैल्यू यहाँ पे स्मॉल m डिवाइड बाय क्या आ जाएगी, कैपिटल M आ जाएगी, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट अप कर दो। इसके साइन को हटाने के लिए v = k × m/m, यही है यहाँ तक। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल दो, कैपिटल M की वैल्यू निकाल दो, कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास ऑफ गैस होता है, उसकी वैल्यू निकाल दो, ये आ जाएगी k × m/v। m/v का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, डेंसिटी का सिंबल क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, तो m = k.d आ जाएगा हमारे पास में, डेंसिटी आ जाएगी। एवोगैड्रोस लॉ हो जाएगा यहाँ तक, सभी कर लेंगे भाई, सभी ने नोट कर लिया होगा यहाँ तक इसमें। तो सबसे फर्स्ट में हमारे पास में है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमने किसकी हेल्प ली है, अकॉर्डिंग टू बोयल्स लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। n मींस क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका वॉल्यूम। इन तीनों इक्वेशंस को हमने कंबाइन कर दिया, तीनों को कंबाइन करने के बाद में हमारे पास में आ गया ये वाला। इसको हटाने के लिए हमने एक स्पेशल कांस्टेंट का यूज किया जिसका नाम होता है R। R इज नोन एज गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। SI में अलग होती है, CGS में अलग होती है, STP में अलग होती है। और ये बात समझ में, तीनों में अलग अलग होती है इसकी वैल्यू। तो अपने पास इसको जब रीअरेंज कर देंगे तो P को ऊपर ले आएंगे, PV इक्वल टू क्या आ जाएगा nRT, जहाँ पे P क्या होता है प्रेशर, V क्या होता है वॉल्यूम, N क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, R क्या होता है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314, और T क्या हमारे पास में क्या आ जाएगा टेम्परेचर। इस इक्वेशन का नाम ही क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है इस इक्वेशन का नाम, ठीक है। एक परफेक्ट कंडीशन के लिए जब कोई भी गैस है, जब उसका जब नंबर ऑफ मोल्स यानी कि 1 हो जाए, यूनिट हो जाए, तो उसी आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाती है उस केस में, PV = RT बन जाती है। यहाँ पे इसके जो फॉर्मूले होते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए इसका यूज करते हैं। जो PV है अपने पास, मान के चलो यहाँ पे T निकालना है तो क्या आ जाएगा, T = क्या आ जाएगा PV/R। PVR अलग होता है, ठीक है, जो मोल वगैरह में मूवी देखने के लिए होता है, PVR वो अलग होता है, ये PVR अलग है। PV ऊपर है, नीचे में इसमें क्या है R होता है इसमें। अगर मान के चलो अगर इसमें P की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए तो क्या आ जाएगा RT/, क्या आ जाएगा इसमें V आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के केस में वैल्यू डिफरेंट मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ से इसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर लोगे, नहीं कर लोगे, हो जाएंगे। तो जिस स्टूडेंट ने कम से कम बोयल्स लॉ के 2 न्यूमेरिकल कर लिए, कम से कम बताया मैंने, जो कहे कि हम तो कुछ भी ना करेंगे जी, उसके लिए है ये 2 न्यूमेरिकल इसके कर लिए, 2 न्यूमेरिकल गिब्स लॉ के वाले कर लिए, 2 एवोगैड्रो के कर लिए, तो टोटल अपने पास न्यूमेरिकल हो गए 8 न्यूमेरिकल हो गए हैं, ठीक है। उन 8 के 8 न्यूमेरिकल्स को जो हम लोग यहाँ से इसमें करते हैं, तो आप लोग मैक्सिमम अपने पास यहाँ पे 2 से लेकर 3 न्यूमेरिकल अपने NCERT वाले आप यहाँ से कर लें, टोटल अपने पास में 10 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे, अपनी NCERT सारी कवर हो जाएगी उस न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अप टू बोर्ड लेवल तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अपने पास यहाँ पे PV = nRT तक हो जाएगा भाई, यहाँ तक कर लोगे कंप्लीट।